नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 मई 2024 दोपहर 1:47 पर देवगुरु अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस दौरान 9 अक्टूबर को मार्गी से वक्री हो जाएंगे वृषभ में ही, और 4 फरवरी 2025 को फिर वक्री से मार्गी होंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, इस विषय पर आज से हमारी बृहद चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। आज मेष, वृषभ, मिथुन इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए हम देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को भली भांति समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जहां पर उनकी दृष्टि होती है उस भाव से संबंधित सभी परेशानियों को देवगुरु दूर कर देते हैं, इसीलिए इनकी दृष्टि में अमृत कहा गया है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये मित्र ग्रह नहीं है, परंतु अगर आप नक्षत्र के दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करें तो वृषभ राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं वो क्रमशः इनके मित्र ग्रहों के ही हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के। कृत्तिका और रोहिणी और मृगशिरा, तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल इन 3 ग्रहों के नक्षत्रों में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होने जा रहा है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा है मेष लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। आप जानते हैं ये दूसरा भाव आपकी वाणी का है, आपके खान पान का भी विचार यहां से होता है। ये दूसरा भाव आपके पैतृक संपत्ति का है, आपके कुटुंब का है। देवगुरु बृहस्पति को इस भाव का कारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। अब धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति का होना निसंदेह आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह गोचर, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति मेष में भी थे तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, यह गोचर भी बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में मांगलिक स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। घर के मध्य जो वातावरण दिखाई पड़ रहा है वो बढ़िया, श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जब आपके घर में मेहमानों का आवागमन हो रहा हो, आपको पता है कि दरिद्र के घर मेहमान नहीं आते जाते। अगर आपके घर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि स्थिति आपके पक्ष में है, और यह गोचर तो यही कह रहा है कि आप प्रसन्न होकर के सभी अपने नाते रिश्तेदार मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। तो बढ़िया है, ये गृहस्थ आश्रमियों के लिए, उनके जीवन के लिए बेहद शुभ सूचना है।
जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं संतति के साथ भी संतान पक्ष को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता भी दूर होगी। हालांकि मैं बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान जो मेष राशि के जातक हैं, मेष लग्न के जातक हैं, उनके लिए विवाह और संतान इन दोनों भावों से देवगुरु बृहस्पति का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होगा। फलतः अब अगले 1 वर्ष के लिए विवाह और संतान की स्थिति अब जन्म कुंडली के हिसाब से और बनती हो तो बने, पर गोचर के हिसाब से नहीं बनेगा। और तो और इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु भी आपका मित्र बनेंगे, शत्रुओं पर आप भारी पड़े। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा हो, गुरु का अर्थ ही होता है भारी, तो भारी पड़ेंगे, पर शत्रु भी आपके मित्र बनकर के काम करेंगे, कामकाज में वृद्धि होगी, अच्छा धन लाभ होगा। यह गोचर हर तरह से आपके लिए शुभ है। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, आप चाहे छोटे व्यापारी हैं, व्यापार आपका छोटे स्तर का है, या आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, सरकार से जुड़कर के काम करते हैं, या आपका छोटा मोटा कोई कार्य है, समझ लीजिए कि यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। विदेश गमन के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, वो जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वो उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। अब एक और बात समझ लीजिए, चूंकि देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों से होते हुए गुजरेंगे, फलतः यह गोचर आपके लिए वैसे तो हर तरह से बहुत बढ़िया है, परंतु कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। आइए मैं बोर्ड पर एक बार आपको इस विषय में समझाता हूं। देखिए, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके नवम और आपके द्वादश के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब कमाल का विषय है कि नवम पति यदि जाकर के द्वितीय भाव में गोचर करे तो ये महाधन योग है, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके लिए व्यय भाव के स्वामी भी रहेंगे और व्यय भावपति बनकर के जाकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यह गोचर महाधनवान बनवाने वाला है या व्यय करा करके कंगाल बनाने वाला है? तो जवाब है महाधनवान बनाने वाला ही है, कंगाल नहीं। क्यों? समझिए, अगर ये व्यय कराएंगे भी तो शुभ कर्म। अब मैंने क्या कहा कि मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। अब सवाल उठता है कि मेहमान क्यों आएंगे? तो घर में कोई मांगलिक कृत्य होगा। अब मांगलिक कृत्य होगा तो बिना खर्च के तो वो हो नहीं सकता, तो शुभ कृत्यों पर व्यय होगा और उसके चलते घर में मेहमानों का आवागमन। देवगुरु का यहां पर होना कुटुंब में वृद्धि का भी संकेत है। तो समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है आपके यहाँ, आपके भाई, आपके यहाँ और आपके परिवार के कोई सदस्य के यहाँ संतति इत्यादि का होना, तो एक मांगलिक स्थिति हर तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब वहीं देवगुरु बृहस्पति के पास जो 3 दृष्टियां हैं, पहले तो आपने व्यय की स्थिति को समझ ली, उससे आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप दूर रहते हैं, यह भी आप समझ लीजिए, अगर आप विदेश में रहते हैं परंतु आना चाहते हैं अपने परिवारजनों के पास, कुटुंबियों के पास, तो आ सकते हैं। अथवा संभवतः अगर आपका अब भारत में अपना कोई नहीं रह गया है पर कुछ कुटुंब के लोग हैं, उनसे मिलने की आपकी बड़ी इच्छा है, या पैतृक संपत्ति बहुत दिनों से आपकी पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि चल करके देख लिया जाए और न हो तो उसको बेच दिया जाए, तो ये काम आप बहुत आसानी से अब कर सकते हैं यदि आप विदेश में रहते हैं तो। देवगुरु बृहस्पति की ये जो 5वीं दृष्टि है वो 6ठ भाव पर होगी, और 6ठा भाव किस चीज का होता है? तो रोग, रिपु और ऋण। अब अभी प्रारंभ में मैंने क्या कहा था कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत को माना गया है, यानी अत्यंत श्रेष्ठ। तो एक बात फाइनल समझ ली कि रोग से ग्रसित हैं तो, रिपु से ग्रसित हैं तो, और ऋण से ग्रसित हैं तो। अब जरा गौर करिए, रोग से भी मुक्ति पाने में दवा में खर्च तो होगा ही होगा। कोई शत्रु है, अब उस शत्रु से लड़ने के लिए भी धन व्यय होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। और ऋण, इससे भी अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो हवा में तो होगा नहीं, पहले पैसे ही खर्च होंगे। फलतः ये देवगुरु बृहस्पति खर्च करा रहे हैं, ये बात फाइनल है, यानी संचित धन खर्च होगा, पर नाश शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहां पर। यह बात ध्यान रखिए कि संचित धन का नाश नहीं होगा, खर्च होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्येश बनकर के धन में गोचर करेंगे तो इतना धन तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास आएगा ही कि धन के कारण आपके कोई काम नहीं रुकने वाले। और जैसा मैंने कहा, अगर ऐसी कोई परेशानी है, रोग रिपु ऋण से ग्रसित हैं, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8म भाव पर पड़ेगी। अब जरा गौर करिए कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, कोई दीर्घकालिक रोग आपको चला रहा है, आयु क्षीणता की स्थिति है, ध्यान से समझिएगा, आयु क्षीणता यानी कोई ऐसा रोग है जिसमें कहीं ना कहीं आप लगातार जूझ रहे हैं। आयु क्षीणता के कई मतलब है जिसके बारे में मैं समझा देता हूं, बट पहले यही समझ ले कि आयु क्षीण वाली स्थिति है, उससे बचाएंगे। अब समझिए, कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी पेशा है, कोई व्यापारी है, कोई दंपति है जिनके दाम्पत्य में कलह हो रहा है, विवाह टूटने की स्थिति है, तो ये सब कुछ विच्छेद की ही स्थिति मानी जाएगी, जहां पर
मृत्यु की ही स्थिति मानी जाएगी। दंपति के लिए ये मृत्यु मानी जाएगी अगर विवाह का विच्छेद होता हो। विद्यार्थी की यदि शिक्षा छूट जाए, टूट जाए, तो ये उसके लिए मृत्यु। तो कहने का तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपको इन सभी मामलों से बचाएगी, अर्थात जीवन दान, अभय दान। तो आप जिस किसी मामले में, विशेष करके ऐसे किसी रिश्ते के मामले में, परिवार के मामले में कहीं जूझ रहे हैं, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको अभय देने जा रहे हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। गौर करिए, ये नीच राशि पर दृष्टि होगी, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि ग्रह के पास अगर बल हो तो नीच दृष्टि से भी कोई दिक्कत नहीं। सो कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, वो परेशानी दूर होगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में। तो इस तरह से देखें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया हुआ। अब कुछ चीजों को और समझिए। यह हुआ आपका पंचम भाव जो संतान का है, और यह हुआ सप्तम भाव जो दाम्पत्य का है। इन दोनों भावों से देवगुरु का आप देख रहे हैं कहीं कोई संबंध न, दृष्टि संबंध न, किसी तरह की स्थिति बन रही है। तो ये दोनों कार्य अब आपके लिए 1 वर्ष के लिए, यानी जब तक देवगुरु बृहस्पति 2025 में परिवर्तित नहीं हो जाते तब तक के लिए रुका रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी के आपके सारे काम होंगे। अब गौर करिए, तो ये जो दूसरा भाव है, जैसे 5वें भाव को शिक्षा का भाव कहा गया है, वैसे ही दूसरे भाव से भी शिक्षा का विचार होता है। दक्षिण भारतीय ग्रंथों ने दूसरे भाव को ही शिक्षा का भाव माना है, पंचम को नहीं माना है। अगर हम इस तरह से भी देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से आप छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं, बड़े कक्षा के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है गोचर। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जो लॉ फील्ड के, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह गोचर वरदान से कम नहीं। लॉ फील्ड वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। विशेष करके जुडिशरी इत्यादि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके आपको मूल एक बात का ख्याल रखना है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब भाग्यपति और व्ययपति बनकर के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां ध्यान रखिए, धर्म का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। अब इन दोनों के स्वामी देवगुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए। तो गलत खान पान अगर हो सके तो प्रयत्नतः इस वर्ष तो आपको संकल्प लेकर के मद्यपान, मांसाहार से मुक्ति पा लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकें तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं और ज्यादा सहयोगी हो जाएगा। और ज्यादा किसी तरह की कोई गलत आदत है, जैसे सिगरेट, गुटखा इत्यादि, आप प्रयत्न करिए उसको छोड़ने का, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी इस गोचर काल से आपको कहीं कोई चिंता नहीं। आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए। इस गोचर काल के दौरान एक चीज और देखने को मिलेगा, वो है आपकी वाणी में कड़वाहट। असल में आप सत्य बोलने लगेंगे और सत्य का जो परिणाम निकल करके आएगा वो ऐसा ही निकल करके आएगा कि आपके अपने हो सकता है थोड़ा नाराज हो जाएं आपसे। आपकी सत्यवाणी को सुनकर के कुछ लोगों के मन को चुभेगा जरूर। तो आपको सत्य तो बोलना है, मैं सत्य बोलने से आपको दूर नहीं कर सकता, पर ऐसा सत्य नहीं बोलना जो लोगों को चुभ जाए। तो सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जो कहीं से भी ठीक ना हो। तो हर तरह से बढ़िया है। अब बारी आती है कि अंत में सबके लिए मैं गिना दूं। अगर आप गृहिणी हैं, अगर आप किसान हैं, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए अगर आप मेष लग्न और राशि के हैं तो यह गोचर अच्छा है। अब यहां एक चीज प्रारंभ में ही जरा सा आप समझ लीजिए। चूंकि मैं लग्न और राशि हर वर्ष ये समझाता हूं, अब चूंकि आप नए दर्शक भी हो सकते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि लग्न और राशि दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लग्न और राशि का अर्थ होता है दोनों ही तरह से अपने इस गोचर को समझना। आप लग्न को भी सुनिए और राशि को भी। हो सकता है आप मेष लग्न और मेष राशि के हैं, तब तो यह पूर्णतः गोचर आपके लिए है। अगर मान लीजिए आप धनु लग्न के हैं और मेष राशि है आपकी, तो वही आपको मेष राशि सुनना है और धनु को भी सुनना है, और दोनों का अनुपात निकालना है। मैं सदैव हमेशा कहा करता हूं कि अगर दोनों अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा सुनने को आपको मिल रहा है, तो समझ लीजिए यह गोचर अति उत्तम है। एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा तो यह मध्यम है, और दोनों के लिए बुरा तो फिर कष्टदायी है। तो आप दोनों ही गोचरों को सुनिए और उसके प्रभाव को, उसका जो अनुपात है, निकालिए। गुरु के इस गोचर काल को और शुभ बनाने के लिए गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, किसी सन्यासी की सेवा करिए, गुरु ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का जप करिए। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए। तो गुरु के इन उपायों को करके, केले के वृक्ष को पौधे को जल से सींचना, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करके आप इस गोचर का लाभ उठा सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए, सबसे जरूरी उपाय वही है, वो आप कर लीजिए।
तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर होने जा रहा है, कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। नैसर्गिक शत्रु ग्रह का क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य और शनि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। सूर्य कौन है? तो प्रकाश। शनि कौन है? अंधकार। तो और अंधकार और प्रकाश आपस में नैसर्गिक शत्रु है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही दैत्य गुरु और देवगुरु ये नैसर्गिक शत्रु हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करें तो देवगुरु बृहस्पति हैं ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान। शुक्र भी ज्ञान ही है, लेकिन भौतिक सुखों का ज्ञाता, भौतिक सुख देने वाला ज्ञान। लेकिन आज के इस परिवेश में देखा जाए तो दोनों ही ज्ञान की आवश्यकता है। फलतः ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इनकी युति अच्छी होती है। खैर, वृषभ इस राशि के अंतर्गत जिन 3 नक्षत्रों की चर्चा है वो है सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का और मंगल का। अब ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, परंतु आइए पहले इस गोचर को हम भली भांति समझ लें कैसा रहने वाला है। ये जान गए हैं आप कि यह चर्चा मैं आपके लग्न और राशि दोनों के ही आधार पर कर रहा हूं। और प्रारंभ में ही बता दूं, अगर आप नए दर्शक हैं तो संशय में मत पड़िए, इसे आपको देखना कैसे है समझ लीजिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव है, चाहे बात संतान की हो, धन की हो, शिक्षा की हो, ये सब देवगुरु के ही प्रभाव में है। मान सम्मान, ऊंचाई सब देवगुरु हैं। अब 1 वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करेंगे। फलतः इस गोचर को आपको लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखना चाहिए। अब मान लिया जाए यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो यह गोचर आपको अवश्य ही समझना चाहिए। और मान लीजिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है तो भी यह गोचर आपको समझना चाहिए। अब हम किसको लें, कौन सा हमारे लिए है, तो आपको इसका अनुपात निकालना चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आप पूरा राशिफल सुन लीजिए और एक मोटा अनुपात निकालिए। मान लिया जाए आपका लग्न जो है मेष है और राशि आपकी वृषभ है, तो मेष की चर्चा मैं कर चुका हूं, वृषभ की चर्चा अब आपके सम्मुख कर रहा हूं। अब आप दोनों का अनुपात निकालिए। अगर मैंने मेष के लिए बहुत अच्छा कहा, अब वृषभ को भी सुनिए। अगर दोनों के लिए ही मैं अच्छा कह रहा हूं तब तो बहुत अच्छा, एक के लिए अच्छा और एक के लिए कमजोर कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि मध्यम, और दोनों के लिए अगर खराब मैं कह रहा हूं तो फिर उस अवस्था में यह गोचर आपके लिए कष्ट प्रदायक होगा। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कहां कहां के स्वामी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ और आपके अष्टम के स्वामी हैं। इसीलिए वृषभ जातक के लग्न के जातकों के लिए, राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति को सर्वथा मारक कहा गया है, अथवा अकारक आप कह लीजिए। जैसे शनिदेव सर्वाधिक मारक ग्रह बन जाते हैं, वैसे देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक मारक ग्रह होते हुए भी इनका मारकत्व संघर्ष उत्पन्न कराता है, पेट इत्यादि से संबंधित परेशानियों को दिला देता है। लेकिन अब अष्टमेश और लाभेश बनकर के आपके व्यक्तित्व से जब ये जुड़ेंगे तो आपको कैसे प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं विद्यार्थियों की। निसंदेह यह आप जानते हैं कि देवगुरु के पास 3 दृष्टि है, जहां वो बैठेंगे वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालेंगे। तो बात आती है विद्यार्थियों की, तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। बात आती है संतति की, ये पंचम भाव, तो आपको संतति का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना हो तो आप जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ जितना हो सके, अगर आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी हो तब भी जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार संयमित होना चाहिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और जो कार्य आप ठान लेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और तो और एक शब्द है बरकत। इस गोचर काल के दौरान धन धान्य में, मान सम्मान में बरकत होने वाली है। कुछ हद तक धन हानि की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं, पर वो भी आपकी गलतियों से, आपके व्यर्थ के गुस्से से, अहंकार से, सामने वाले को नीचा दिखाने की चाहत अगर मन में रख करके ऐसा कोई विचार आप करेंगे तो फिर निसंदेह आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहना है। कोई भी कार्य करिए संयम के साथ करिए। बहुत अधिक जल्दबाजी में पड़ करके काम करेंगे, आपका काम खराब होगा।
हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना है, तब जाकर के यह गोचर आपके लिए उत्तम फल प्रदायक बन सकेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर, आपके लग्न पर गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर इनका गोचर, और जैसा मैंने कहा सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों ग्रहों के नक्षत्र में गुरु का यहां संचरण होने जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करें, लाभेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, फलतः लग्न पर गोचर करेंगे, तो धन के मामले में तो कहीं कोई चिंता नहीं है। जरा गौर करिए, तो मैंने संतान सुख, दाम्पत्य सुख दोनों की चर्चा की। गुरु की दृष्टि पंचम संतान भाव पर और सातवीं सप्तम भाव पर। सो अविवाहित हैं तो विवाह का सुख, संतान सुख अभी नहीं है तो वो सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये पहला पॉइंट आपके पक्ष में आया। अब आगे सुनिए, देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर काल के दौरान अगर कुछ परेशानी है तो वो कुछ हद तक आपके अपने स्वास्थ्य में। रोगेश बनकर के, क्योंकि लाभ भाव रोग को भी प्रदर्शित करता है, रोगेश गुरु जो कि लाभेश भी हैं, लाभ भाव को मैं कह रहा हूं, आपकी राशि से, लग्न से संबंध बनाएंगे तो स्वास्थ्य में परेशानी। और वो कैसी परेशानी होगी? तो पेट से संबंधित परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होगा। और अष्टमेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, लग्न पर गोचर करेंगे, तो प्रत्येक कार्यों में डिले, बाधा की स्थिति उत्पन्न कराएंगे, संघर्ष देंगे, इसके बाद सफलता मिलेगी। पर सफलता मिलेगी अवश्य, ये तय जानिए। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि, ये भाग्य कारक हैं, वो आपका लग्न राशि अगर देखा जाए तो वहां अकारक हैं, पर भाग्य के कारक तो वहां भी हैं वो। तो उनकी दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, और पिता के सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो अब बारी आती है व्यापार की। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी तरह के व्यापारी हैं। और सुनिए, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये अति उत्तम समय है आपके लिए। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार आपका चल रहा था, पार्टनर के साथ कोई अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो समझ लीजिए समय आपके लिए उत्तम है। संबंध को मधुर बना करके आप आगे बढ़िए। और आगे बढ़ते हैं, यह गोचर चूंकि हर तरह से बहुत बढ़िया है, आपको केवल इस समय का लाभ उठाना है। तो आप बस इतना ही करिए कि जो भी आपके जरूरी काम हो, जो भी आपके नए कार्य हों, उसको आप प्रारंभ करिए। स्कूल, शिक्षा इत्यादि से संबंधित कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, ज्वेलरी इत्यादि से संबंधित, बहुत बढ़िया है यह समय। एक और बात बता दूं, ये वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से ज्योतिष, कथावाचक या धर्मादि से संबंधित जितने भी कृत्य हैं, अगर ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। चूंकि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के हैं, लॉ फील्ड के हैं, बहुत बढ़िया है यह गोचर। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके दांपत्य जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, दांपत्य जीवन टूटने की कगार पर था, वो सुधर जाएगा, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सो विद्यार्थियों के लिए जैसा मैंने कहा हर तरह से बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, वो कार्य अवश्य करिए, आपको फायदा मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है यहां पर कि वृषभ के लिए भी तो चीजें मैंने अच्छी ही कही है। प्रिय दर्शकों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जैसे शुक्र को मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र में सुख का कारक ग्रह कहा गया है, तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान से भी सुख की उत्पत्ति होती है। सही मार्ग पर जब आप चलेंगे तो निसंदेह सुख की उत्पत्ति होगी। फलतः देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। जिन मामलों में परेशानी है मैं उसका कुछ आपको उपाय बता देता हूं, समझा देता हूं। पहला, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा पेट जन्य रोग की संभावना है, तो खान पान आपका बिल्कुल नियंत्रित होना चाहिए। अनियंत्रित खान पान आपको मुसीबत में डालेगा। इस गोचर काल के दौरान आप जितना हो सके बड़े भाई, बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए, उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान घर के आसपास 1 वर्ष के लिए मेरी इस बात को आप मान लीजिए, और मैं दावा करता हूं कि आपकी जो भी कामना हुई होगी, जिसका मैं हो सकता है बातों में जिक्र न कर पाया हूं, क्योंकि मैं गिनती के कुछ पॉइंटों को आपके सम्मुख रख रहा हूं। क्योंकि गुरु आपकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं, आपके लग्न पर ही गोचर करने जा रहे हैं,
एक ज्योतिष का रूल आपने सुना होगा, नहीं तो आज सुनिए कि किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो केंद्र में आपके लग्न पर अथवा राशि पर गुरु का गोचर हो रहा है, ये हर तरह से बहुत उत्तम है। जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसको एकदम आप ठीक कर सकते हैं। एक मेरा ऐसा सूट उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे नोट करिए। आप भले हमेशा मत करिए, पर इस एक वर्ष के लिए कोई भी एक मंदिर का चुनाव करिए जिसमें आपको नित्य सुबह शाम जब समय मिले जाकर के एक बार दर्शन कर लेना है। बस इतना ही करना है। और पीले वस्त्र का, चने की दाल का दान करना है। गो, ब्राह्मण, सन्यासी, विद्यार्थी, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन सबका सम्मान करिए। और विश्वास मानिए, नौकरी, व्यापार, हर मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। हर तरह से आपके लिए लाभप्रद स्थिति देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर काल के दौरान बनने जा रहा है। मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर वृषभ राशि में प्रारंभ होने जा रहा है, यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, मैं प्रारंभ में ही बता दूं। यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो आपको इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। परंतु यदि आप नए दर्शक हैं तो आपको इस बात को समझना होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है एक राशि पर 1 वर्ष के लिए है। मई 2025 में जाकर कभी परिवर्तित होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को आपको लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समझना चाहिए, इसका अनुपात निकालना चाहिए। आप देखिए आपका लग्न कौन सा है, आप देखिए आपकी राशि कौन है। संभव है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहीं मिथुन में ही बैठे हुए हों, तो आपका लग्न और आपकी राशि दोनों एक ही है, तब तो फिर कहना नहीं यही गोचर आपको मात्र अकेले देखना है। लेकिन मान लिया जाए कि आपका लग्न कोई और है और राशि आपकी मिथुन है, लग्न आपका मिथुन है, राशि आपकी कोई और है, तो दोनों को सुनिए और अनुपात निकालिए। एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम जाएगा, दोनों बुरा तो खराब जाएगा, और दोनों अच्छा तो अत्यंत श्रेष्ठ जाएगा। तो चलिए गोचर की ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। वो जहां बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा में रखा गया है, सर्वाधिक शुभ ग्रह। एक और बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने अमृतमयी दृष्टि माना है। जहां इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित परेशानियों को ये दूर कर देते हैं। अब देखा जाए तो इस समय जबकि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए ये लाभ भाव में गोचर कर रहे थे, जहां से इनकी दृष्टि 5वीं दृष्टि संतान और 9वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि संतान और 9वीं दृष्टि सप्तम पर होने के कारण विवाह और संतान इत्यादि का सभी तरह का सुख दे रहे थे। अब अगर देखा जाए तो यह आपके लग्न और राशि से 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मिला जुला फल देने वाला ही कहा जाएगा। कई मामलों में उत्तम भी है। मैं हमेशा कहूंगा कि जैसे शुक्र को सुख का कारक कहा है, तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं और परिमार्जित ज्ञान है। ज्ञान सदैव सुख ही उत्पन्न करता है। तो मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यही है कि आप सही मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें। सन्मार्ग पर चलते रहेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। गलत कार्यों में, गलत पथ पर चलेंगे, गलत कार्य करेंगे तो फिर अपमान, परेशानी, छवि धूमिल होगी। तो धार्मिक कृत्यों की ओर आगे बढ़िए। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। इस गोचर काल के दौरान विदेश में अर्जित संपदा से आप विदेश में भी या स्वदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लंबी लंबी यात्राएं होंगी। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, संतान सुख में भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। धन का आगमन तो होगा, लेकिन उसी अनुपात में खर्च होगा। बेवजह के वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी, परंतु आपको पूरी तरह से सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इन 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और ये दोनों केंद्र बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक सप्तम भाव है जो आपके जीवन साथी का घर है, आपके व्यापार का घर है, आपके पार्टनर का घर है। ये जो 10वां भाव है आपके कर्म का भाव है। आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी वर्ग हो, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, कहीं से भी जुड़े हुए हों, कर्म का भाव तो यही रहेगा। और अगर देखें तो 10वें से 10वां ये भाव बन जाता है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के स्वामी बने देवगुरु 12वें में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात, इसे
बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु मैंने कहा मिला जुला। मैंने ये नहीं कहा कि एकदम खराब, मैंने कहा मिला जुला। क्यों, समझिए। पहले मैं आपको देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति को समझाता हूं। इन दोनों के स्वामी बनकर के 12वें में जाकर के गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी परेशानी तो आएगी ही। दाम्पत्य जीवन में उदासीनता, जीवन साथी से अनबन, मतभेद की स्थिति, तो वहीं पिता के साथ संबंध में परेशानी, कार्यक्षेत्र में संघर्ष, व्यर्थ का विवाद, व्यर्थ की मानसिक अशांति और परेशानी। हालांकि अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और परिवर्तन कराना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका विदेश में ट्रांसफर हो जाए, या आप नौकरी में हैं और ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं, तो बात बनेगी। यह अच्छा है आपके लिए। और तो और उन लोगों के लिए अच्छा है जो मान लिया जाए केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने गृह जनपद के आसपास आपका ट्रांसफर हो जाए, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप तैयारी शुरू करिए, बात बनेगी। लेकिन बात वहीं विद्यार्थियों की करें, दंपतियों की करें, व्यापारियों की करें, नौकरी पेशा लोगों की करें, तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आपके मन से होगा, लेकिन उठापटक की स्थिति भी रहेगी। अब इसके पीछे का तर्क भी समझिए। मान लिया जाए आपका ट्रांसफर हुआ है, किसी नए जगह पर हुआ है, तो वहां जाकर के सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वो टाइम आपको देना होगा, उसके लिए घबराइए मत। अब देवगुरु बृहस्पति की जरा दृष्टि को समझने का प्रयत्न करिए, तो इनकी पांचवी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, तो अब यहां देखिए, गौर करिए, तो देवगुरु बृहस्पति व्यय कराएंगे, लेकिन अगर आप सोच समझ करके, जैसे मान लिया जाए विदेश में ही रहते हैं और अच्छा इनकम है आपकी वहां पर, अब आप चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी मजबूत खर्च करके कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद लें, तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप, जरूरी नहीं कि सभी विदेश वालों के लिए मैं कह रहा हूं, आप स्वदेश में हैं तब भी ये काम कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बस शर्त है क्या, आंख बंद करके नहीं, भावनाओं में बह करके नहीं। प्रॉपर्टी को भली भांति पहले समझना है, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकता। इन सभी बातों को समझते हुए और तब आप इन्वेस्ट करिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मित्र से मदद, समाज में मान सम्मान और विकास के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। खैर, पहले बात कर लेते हैं माता के। तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी आई थी तो वो दूर होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, मित्र के सहयोग से भी आप विदेश जा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हुआ आपके लिए। अब बारी आती है षष्ठ भाव की। तो षष्ठ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो रोग रिपुण से आपकी सुरक्षा करेगी, तो ये आपके पक्ष में है। अब एक बात और समझिए, देखिए, रक्षा तो आपकी होगी, लेकिन स्वतः देवगुरु कहां बैठे हैं, तो 12वें भाव में बैठे हैं। तो 12वें भाव में होकर के रक्षा तो करेंगे, लेकिन इस रक्षा में वो खड़ा भी कर देंगे। क्या, शत्रु बढ़ाएंगे, ऋण बढ़ाएंगे, परेशानियां लाएंगे। अलग बात है कि अंततोगत तो आपको जीत दिला देंगे, लेकिन इस दौरान ये जो परेशानियां आएंगी ये आपको मुसीबत में डाल देंगी। तो थोड़ा सचेत रहना है, इसीलिए कहा मिला जुला। यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत सचेत रहना है। सरकारी नौकरी करने वाले और ज्यादा सचेत रहें, किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, फंस सकते हैं, छवि धूमिल कराई जा सकती है, आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग सकता है जिससे आपकी भयानक बदनामी हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत चिंता रहेगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य के साथ साथ इन दोनों के साथ जीवन साथी पिता से अनबन की भी थोड़ी संभावना है, तो ध्यान रखना होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो ठीक है, आकस्मिक कुछ धन लाभ भी होगा। जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जहां लॉटरी इत्यादि का सिस्टम है, उनके लिए आकस्मिक धन प्रदायक है यह गोचर, तो इसका आपको आनंद उठा लेना चाहिए। जब मिल ही रहा है तो क्या मनाही है, ले लीजिए। बाकी अगर आप इतनी बातें सुन लिए, अब ये आपके लिए पूरा हुआ। अब आगे सुनिए, अगर आपका मन आध्यात्म में लगता है, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान, विशेष करके मंत्र इत्यादि का जप, तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं, तो वैराग्य त्रिकोण के 9वें में। कहां दृष्टि डाल रहे हैं, वैराग्य त्रिकोण के लग्न पर। और कहां दृष्टि डाल रहे हैं, वैराग्य त्रिकोण के 5म पर। असल में यह गोचर जो लोग धार्मिक कृत्य करने वाले लोग हैं, धार्मिक कृत्य मतलब अनुष्ठान कर्मकांड नहीं, कोई मंत्र जप करना है, कोई साधना करनी है, गुरु दीक्षा लेकर के कोई विशेष मंत्र की साधना करना चाहते हैं, तो यह गोचर बहुत उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ। यानी इस गोचर काल से आप जितना लाभ ले सकते हो लीजिए।
बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो जो लोग साधना के पथ पर हैं, जो लोग साधना कर रहे हैं, उनके लिए इस गोचर के बारे में कुछ भी नहीं कहना कि क्या बुराई अच्छाई, आपके लिए हर तरह से बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो लोग बाकी गृहस्थाश्रमी हैं वो अपने व्यय पर नियंत्रण रखें, गलत दिशा में व्यय ना करें। हालांकि मैं जानता हूं कि रोग रिपुर्ण से ही अगर उस पर खर्च हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेने पर खर्च हो रहा है, तो ये गलत कहाँ है? तो गलत तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर हमारे लिए और अच्छा हो जाए? तो मैं वो उपाय आपको बता दूं, उससे पूर्व इतना और बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी वर्ग, थोड़ा आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, आप भी ये उपाय करिए। इस गोचर काल के दौरान केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। गुरु चरित्र के पाठ से भी आपको फायदा मिलेगा, गुरु के बीज मंत्र के जप से भी आपको फायदा मिलेगा। किसी मंदिर में जाइए, वहां दर्शन करिए, गुरु का, ब्राह्मण का सम्मान करना, उनसे नित्य आशीर्वाद लेना। एक और उपाय मैंने पूर्व में बताया था कि देसी गाय की पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो गुरु है, उसको सहलाने से भी गुरु अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने लगते हैं। तो आप ये सभी उपायों को करके और अपने इस गोचर काल का अच्छा लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इन्हीं 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा थी। मैं इन सारे वीडियोस को अलग अलग न करके एक 3-3 करके बनाता हूं। संभवतः अगर अलग अलग करके बनाया जाए तो वो भी बन सकते हैं, पर मैं एक ही में करके बना देता हूं। कल पुनः 3 लग्न और राशि के जातक कौन कौन, तो कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को हम समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।